हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13। इसके अंदर हम कंप्लीटली देखेंगे व्हाट इज थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, ये थ्रेड हमारे लिए बहुत ही एक नया कंसेप्ट है, एकदम यूनिक कंसेप्ट है। एग्जैक्टली ये है क्या और किस तरह से मल्टी थ्रेडिंग को अचीव किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल हम इतने सारे टॉपिक्स देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज थ्रेड, आखिरकार ये थ्रेड है क्या। तो यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन देख सकते हो। A thread is a lightweight sub process, the smallest unit of processing। अब इसका मतलब क्या, तो यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, एक लाइट वेट सब प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो प्रोसेस क्या होती है। अब हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, फिर चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक ओएस हो या फिर कोई लिनक्स बेस्ड हो, राइट, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं सारी प्रोसेस रन हो रही होती है। ठीक है, तो उन सभी प्रोसेस के अंदर एक छोटे छोटे सब प्रोसेस यानी कि एक थ्रेड्स होते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको एक फिगर बताई हुई, राइट। ये है जो बड़ा सा सर्कल, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सपोज यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। यहाँ पर प्रोसेस यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। प्रोसेस यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर्स। फिर चाहो तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले सकते हो, यहाँ पर नोटपैड ले सकते हो और यहाँ पर सबलाइम ले सकते हो। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स दिए। लेकिन जितने भी प्रोसेस हमारी रनिंग होती, ठीक है, वो किसके बेस पर रनिंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप प्रोसेस 1 देख सकते हो, इसके अंदर आपको लिखा गया है T1, T2 और T3। तो ये T1, T2 और T3 जो है वो हमारे थ्रेड्स है। क्या है? थ्रेड्स। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 2, इसके अंदर सपोज हमारे पास 2 थ्रेड्स है, T1 एंड T2। और प्रोसेस 3, इसके अंदर एक ही थ्रेड है, T1। बट याद रखिएगा, ओएस के अंदर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर रनिंग होता है या फिर कोई भी प्रोसेस छोटी मोटी कोई भी रनिंग होती है, वो किसकी मदद से रनिंग होती है? किसी ना किसी एक थ्रेड की वजह से। तो मतलब कि किसी भी एक प्रोसेस को रन कराने के लिए एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा। ठीक है, थ्रेड यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, उसका ओरिजिन बोल सकते हो आप। ये प्रोसेस जो है वो रन कहां से हुई? थ्रेड में से। अगर थ्रेड होगा तभी तो वो रन होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहां पर कोई भी एक प्रोसेस हो, उसके अंदर एटलीस्ट एक थ्रेड तो देखने को मिल ही जाएगा। मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 थ्रेड्स है और यहाँ पर 3 थ्रेड्स है, राइट। बट एटलीस्ट किसी एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो थ्रेड यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द प्रोसेस। ठीक है, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, एक लाइट वेट सब प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर कई सारी सब प्रोसेस होती है बस, तो उसी लाइट वेट सब प्रोसेस को हम बोलेंगे अ थ्रेड। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रोसेस को रन कराने के लिए एटलीस्ट उस प्रोसेस में एक थ्रेड तो होगा ही होगा। ठीक है, ये फिक्स, क्लियर। फिर चाहे आप थ्रेड्स के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो या फिर कोई एक प्रोसेस के अंदर कई सारे थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, डजंट मैटर, बट एक तो होगा ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मल्टी थ्रेडिंग का। ठीक है, सबसे पहले मल्टी थ्रेडिंग है क्या? मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। अब थ्रेड क्या है वो तो हमने थियोरेटिकली देख लिया, बट ऐसे तो कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर सपोज 3 थ्रेड्स हैं, तो तीनों थ्रेड्स जब एक साथ रन होता है साइमल्टेनियसली, तब उस प्रोसेस को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर, मल्टीपल थ्रेड्स जितने भी हो वो एक ही साथ अगर रन हो रहे हैं एट ए टाइम, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा मल्टी थ्रेडिंग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं ये दूंगा। फॉर एग्जांपल, हम सभी के सिस्टम के अंदर हमारे पास MS वर्ड होगा, राइट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको पता होगा, आप जब भी कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं, राइट, तो नीचे रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पेल मिस्टेक, राइट। हम सभी के साथ कभी ना कभी तो ये हुआ ही होगा, जब भी हम वर्ड्स के अंदर कोई लाइंस या फिर कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, तब हमें नीचे ग्रीन लाइन या फिर रेड लाइन जैसी कोई लाइंस मिलती है, राइट, अंडरलाइंस मिलती है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई ग्रामर मिस्टेक हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, वो सब रिप्रेजेंट करती है। तो सोचिए जरा, आपका एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का प्रोसेस चल रहा था, एक सॉफ्टवेयर चल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ही साथ 3 काम हो रहे थे। सबसे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन था, राइट, आपको दिख रहा था, तो सपोज वो हो गया T1 थ्रेड।
T2 थ्रेड यानी कि आप टाइप कर रहे थे, तो जैसे आप कीबोर्ड पर से टाइप करते हो वो डायरेक्टली रेंडर होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन पर। तो सपोज T2 थ्रेड का काम क्या था, जो भी आप टाइप करते हो वो आपको दिखाना। देन आफ्टर T3 जो थ्रेड है उसका काम क्या था, साथ ही साथ स्पेलिंग को भी चेक कर रहा था। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक साथ 3 काम कर रहा था, राइट। तीसरा काम क्या था, वो स्पेलिंग भी चेक कर रहा था। तो एक ही साथ ये सभी प्रोसेस हो रही थी, किसकी वजह से, मल्टीपल थ्रेड्स की वजह से। ठीक है, तो उन सभी प्रोसेस के पीछे किसका हाथ होता है, मल्टीपल थ्रेड्स का हाथ होता है। तो बस इसी सिनारियो को बोला जाएगा मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, लेकिन ध्यान रखेगा वर्ल्ड के अंदर कोई भी छोटा सा छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो, प्रोसेस क्यों ना हो, या फिर सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, सभी के पीछे एटलीस्ट एक थ्रेड तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है उसको रन कराने के लिए। क्लियर। तो ये था हमारा सिंपल थ्रेड का कंसेप्ट। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मैंने अभी भी बोला कि कोई भी प्रोग्राम हो या फिर कोई प्रोसेस हो, ठीक है, उसके पीछे रन कराने के लिए एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो सपोज ये तो हमारा फाइल है ना, hello.java, ये हमारा क्लास हो गया। तो अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा या फिर इसकी एक प्रोसेस क्रिएट होगी, राइट। अब जैसे ही हमने प्रोसेस क्रिएट की तो प्रोसेस के अंदर एटलीस्ट एक थ्रेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, रूल के मुताबिक हमने अभी भी फिगर से थ्रू समझा, कोई भी एक प्रोसेस हो एटलीस्ट एक थ्रेड तो होगा ही होगा। मतलब कि अब तक हमने जितने भी जावा के प्रोग्राम रन किए उसके अंदर एक थ्रेड तो था ही। ठीक है, उसके अंदर एटलीस्ट एक थ्रेड तो था ही। तो वो कौन सा थ्रेड था उसका नाम मुझे जानना है। तो किस तरह से जान सकता हूं, देखिए बड़ा ईजी है। मैंने यहां पर सिंपल लिखा system.out.println। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या लिखूं जिसकी मदद से मुझे करंट फाइल के अंदर मौजूद एक बिल्ट इन थ्रेड का नाम मिल जाए। ठीक है, तो कोई भी थ्रेड का नाम जानने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है गेट नेम। ध्यान रखेगा गेट नेम का काम क्या है, करंट थ्रेड का नाम हमें प्रिंट करके देगा। बट ये गेट नेम मेथड कहां से आई, गेट नेम जो मेथड है वो थ्रेड क्लास की है। किसकी है, थ्रेड क्लास की। ठीक है, थ्रेड हमारा बिल्ट इन क्लास है। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर पढ़ा था ना एक्सेप्शन, जो कि हमारा बिल्ट इन क्लास था, उसी तरह से जावा के अंदर थ्रेड नाम का भी बिल्ट इन क्लास होता है। ठीक है, अब थ्रेड नाम में से मुझे एक और मेथड कॉल करनी है जिसका नाम है करंट थ्रेड। ठीक है, और करंट थ्रेड में से मुझे कॉल करनी है गेट नेम, कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा सिंटेक्स थ्रेड डॉट करंट थ्रेड और डॉट गेट नेम। चलिए अब हमने इसको सेव किया। यहाँ पर टर्मिनल के अंदर सबसे पहले हमें करना होगा इसको कंपाइल, जावा सी hello.java। चलिए वो कंपाइल हो चुका है। अब मुझे उसको करना है रन, तो जावा एंड देन स्पेस हेलो। तो अब आपको मिल गया नाम मेन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो मेथड है थ्रेड नाम का क्लास, उसके अंदर करंट थ्रेड नाम की मेथड और उसके अंदर गेट नेम नाम की मेथड। ठीक है, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगी, फिलहाल जो आप अपनी फाइल रन कर रहे हो, अपना क्लास रन कर रहे हो, उसके अंदर एक तो थ्रेड होगा ही होगा, राइट। हमने अभी थियोरेटिकली पढ़ा, तो उस थ्रेड का नाम मुझे जानना था, तो ये मुझे उस थ्रेड का नाम पता कर देगी। ठीक है, बस इस लाइन का मीनिंग वही है कि करंट थ्रेड का नाम मुझे पता कर दो। तो उसको मुझे यहाँ पर मिल गया मेन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा फाइल फिलहाल रन हो रहा था, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर एक थ्रेड था, उस थ्रेड का नाम हमें क्या मिल गया, मेन मिल गया। क्लियर। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिंपल सी एक लाइन है करंट थ्रेड का नाम जानने के लिए। ओके, चलिए अगर आपके अंदर क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ओके, चलिए वो भी टेस्ट कर लेते हैं। कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थ्रेड मेन कोमा 5 कोमा मेन, इस तरह से मुझे कुछ मिल गया। ठीक है, तो ये है क्या, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कि फिलहाल आपके सिस्टम में एक थ्रेड है। कौन सा थ्रेड है, मेन। ठीक है, कौन सी मेथड का, तो कि मेन मेथड का, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो 5 जो है वो उसकी प्रायोरिटी है। क्या है, प्रायोरिटी। ठीक है, वो भी हम फ्यूचर सेशन के अंदर देखेंगे, व्हाट इज थ्रेड प्रायोरिटी। लेकिन फिलहाल में इस लाइन का काम नहीं है, हमें काम है थ्रेड के नेम का। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉल किया था गेट नेम। ठीक है, अगेन कंपाइल एंड रन। तो अब हमें मिल गया करंट प्रोग्राम के अंदर मेरा एक ही थ्रेड है जिसका नाम है मेन। क्लियर। ओके, चलिए ये तो करंट थ्रेड का नाम क्या था वो मुझे मालूम पड़ा, लेकिन हमें तो करना है मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली हमें रन कराना है। तो सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स भी होने चाहिए ना। फिलहाल तो हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने थ्रेड थे, एक ही थ्रेड थे। ठीक है, उस थ्रेड का नाम हमने जाना, तो उस थ्रेड का नाम हमें क्या मिल गया, मेन मिल गया।
क्लियर, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम की सिचुएशन है वो इस फिगर के साथ कंपेयर होगी, राइट। प्रोसेस नंबर 3, जिसके अंदर एक ही थ्रेड है T1, तो यहाँ पर प्रोसेस नंबर 3 यानी कि क्या, हमारा हेलो डॉट जावा प्रोग्राम, और T1 यानी कि क्या, हमारा मेन थ्रेड। क्लियर, तो हमारा प्रोग्राम एग्जैक्ट वर्क कर रहा है फिलहाल इस फिगर की तरह, प्रोसेस नंबर 3 की फिगर की तरह। ठीक है, आप चाहो तो प्रोसेस 2 या फिर प्रोसेस 1 को अचीव कर सकते हो, यानी कि इस फिगर जैसा सिनेरियो आप अकर कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए होगा एक और थ्रेड, यानी कि मल्टीपल थ्रेड्स। तो मल्टीपल थ्रेड्स आप किस तरह से क्रिएट करते हो, ठीक है, वो भी हमें सबसे पहले देखना होगा। मल्टीपल थ्रेड्स आप किस तरह से क्रिएट करोगे, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स नहीं होंगे तो फिर आप मल्टी थ्रेडिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, एटलीस्ट आपके पास 2 तो थ्रेड्स होने ही चाहिए। क्लियर, तो चलिए क्रिएट करते हैं हमारे अपने खुद के थ्रेड। अब थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास, एक है थ्रेड क्लास की वजह से और दूसरा है रनेबल इंटरफेस की मदद से। ठीक है, 2 हमारे पास मेथड्स है थ्रेड्स को क्रिएट करने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास जो है मैंने अभी अभी बोला कि एक बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, आपको अगर आपके अपने खुद के थ्रेड्स क्रिएट करने हैं तो उसकी प्रोसीजर क्या है वो ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहली प्रोसीजर, आपको अपना एक क्लास बनाना होगा। ठीक है, आपको अपना एक क्लास बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्लास का नाम लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल रेस। ठीक है, और उस क्लास को आपको एक्सटेंड्स करना होगा, यानी कि इनहेरिट करना होगा थ्रेड क्लास में से। ध्यान दीजिएगा, थ्रेड क्लास में से। ठीक है, क्यों, क्योंकि थ्रेड क्लास जो है वो हमारा बिल्ट इन क्लास है, तो फिर थ्रेड क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज, जितनी भी एट्रीब्यूट्स थे वो अब यहाँ पर आ जाएगी, राइट, इनहेरिट करने की वजह से। क्लियर, रेस के अंदर आ जाएगी। ओके, चलिए अब इस रेस क्लास के मुझे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पर मेन के अंदर मुझे रेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 इज इक्वल टू न्यू रेस। चलिए मैं दूसरा भी कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल R2 इज इक्वल टू न्यू रेस। ठीक है, तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। अब इस सिंटेक्स को हम क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, राइट। लेकिन फिलहाल R1 और R2 जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो थ्रेड है। ध्यान दीजिएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, R1 और R2 जो है वो क्या है, थ्रेड है, कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट कब होते हैं, जब आपने ये नहीं लिखा होता तब। लेकिन अब हमारा क्लास जो है वो इनहेरिट होकर आ रहा है थ्रेड क्लास में से। ठीक है, अब याद कीजिए प्रीवियस सेशन, कस्टम एक्सेप्शन हम किस तरह से बनाते थे, कोई भी क्लास क्रिएट करते थे और एक्सटेंड करते थे ना एक्सेप्शन क्लास में से। बस यही सिनारियो है, अब यहाँ पर एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास में से, दैट्स ऑल। तो अब इस क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट्स थ्रेड माना जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, या फिर 3 थ्रेड बोल सकते हो। एक मेन तो था ही, राइट, मेन वाला। सपोज T1 जो है वो मेन हो गया, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। क्लियर, तो अब हमारे पास टोटल 3 थ्रेड्स है। क्लियर, ओके, चलिए नाउ अब हमारे पास R1 और R2 नाम के 2 थ्रेड्स हो गए, लेकिन हमने जस्ट क्रिएट किए, हमें उसको रन कराना होगा। ध्यान दीजिएगा, R1 और R2 हमने जस्ट क्रिएट किए, ठीक है, हमें उसको रन कराना है, क्योंकि हमें मल्टी थ्रेडिंग अचीव करना है ना, तो हमें उसको एग्जीक्यूट तो कराना होगा, एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स, राइट। हमने तो फिलहाल सिर्फ 2 थ्रेड्स क्रिएट किए, उसको रन नहीं कराया, उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया। तो रन करने के लिए R1 और R2 जबकि दोनों के दोनों थ्रेड्स हैं, तो उसके पास एक बिल्ट इन मेथड होगी स्टार्ट, हमें उसको कॉल करना है, R1 और R2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मेथड कहाँ से आई, क्या R1 और R2 यानी कि रेस नाम के क्लास के स्कोप के अंदर क्या हमारे पास स्टार्ट नाम की मेथड थी, नहीं है। देखिए, तो फिर मैं इस तरह से क्यों कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि अगेन सिंपल है, थ्रेड क्लास को हमने एज अ पेरेंट क्लास यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो थ्रेड क्लास के अंदर स्टार्ट नाम की मेथड होगी, तभी तो वो यहाँ पर आ रही है, लेकिन हमें दिखाई दे रही नहीं है। ठीक है, यही तो कंसेप्ट था, राइट, इनहेरिटेंस का। तो हमने दोनों थ्रेड्स की मदद से क्या कॉल कर लिया, स्टार्ट नाम की मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज होगी, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप थ्रेड्स की मदद से स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो, ठीक है, तो बिहाइंड द सीन R1 जो है वो कॉल करता है रन नाम की मेथड को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, R1B और R2B, ये वन टाइप ऑफ ट्रिगर मेथड है। आपने R1 और R2 की मदद से किस मेथड को कॉल किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया, लेकिन स्टार्ट मेथड बिहाइंड द सीन किस मेथड को कॉल करती है, रन मेथड को। ठीक है, लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पर रन मेथड है, नहीं है। ठीक है, तो रन मेथड हमें ओवरराइड करनी होगी। रन मेथड ऑब्वियसली
थ्रेड क्लास के अंदर तो है ही और हमने एक्सटेंड किया है तो रन मेथड यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। लेकिन हमें उसको ओवरराइड करना होगा, यानी कि रन मेथड को हमें यहाँ पर क्रिएट करना होगा और वो आपको कंपलसरी पब्लिक ही बनानी होगी, वो भी ध्यान दीजिएगा, पब्लिक वॉइड रन, ठीक है। और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल system.out.println और यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज थ्रेड इज रनिंग, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया। अब अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। जैसे ही आपने कॉल किया r1.start, वो ट्रिगर करेगा रन को, यानी कि हमारी रन मेथड रन होगी। साथ ही साथ r2 को भी आपने स्टार्ट किया, यानी कि वो ट्रिगर करेगा अगेन रन को, तो दूसरी बार भी आपकी रन मेथड कॉल होगी। क्लियर? चलिए सेव। अब यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कंपाइल देन रन। तो आप देख सकते हो थ्रेड इज रनिंग 2 टाइम्स आ गया, राइट। एक आया R1 के लिए और एक आया R2 के लिए। तो ये हो गया आपका सिंपल मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। ये सिंपलेस्ट मल्टी थ्रेडिंग का वर्जन हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से आपको थ्रेड क्रिएट करना है। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, पहले क्लास बनाइए, उसको एक्सटेंड कीजिए थ्रेड क्लास की मदद से, ठीक है। देन आफ्टर उस थ्रेड क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कीजिए, R1 और R2। क्लियर? दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद आप उन दोनों की मदद से स्टार्ट मेथड को कॉल कीजिए। तो स्टार्ट मेथड इंटरनली हिट करेगी या फिर ट्रिगर करेगी रन मेथड को। तो रन मेथड अगर यहाँ पर होगी तो ही वो कॉल हो सकेगी, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर रन मेथड बनाई, बट यहाँ पर आपको पब्लिकली उसको डिफाइन करना होगा। क्लियर? ओके, तो ये हो गया यूजिंग थ्रेड क्लास, आपके 2 क्लास बन गए या फिर 2 थ्रेड्स बन गए। क्लियर? चलिए दूसरा तरीका था यूजिंग रनेबल इंटरफेस। फिलहाल हम क्या देख रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल थ्रेड्स किस तरह से क्रिएट हो सकता है। फिलहाल हमारा ये टॉपिक रनिंग है, ठीक है। तो मल्टीपल थ्रेड्स 2 तरह से क्रिएट हो सकता है, यूजिंग थ्रेड क्लास और यूजिंग रनेबल इंटरफेस। तो हमने ऑलरेडी एक मेथड देख ली, थ्रेड क्लास, ठीक है। इस तरह से आपको ओवरराइड करना है, इनहेरिट करना है और इस तरह से आपको थ्रेड्स क्रिएट करना है और रन कराना है। ये पहला तरीका। दूसरा है रनेबल इंटरफेस की मदद से। तो देखिए यहाँ पर अब आपको रनेबल इंटरफेस में से इंप्लीमेंट्स करना होगा, इंप्लीमेंट्स रनेबल, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जैसे ही आपने कॉल किया या फिर इंप्लीमेंट किया रनेबल इंटरफेस को, उसके अंदर रन नाम की मेथड थी, तो वो आपको कंपलसरी इस तरह से ओवरराइड तो करनी ही थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पर थ्रेड्स को क्रिएट करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। अब R1 और R2 की मदद से आप डायरेक्टली स्टार्ट को कॉल नहीं कर सकते। अब R1 और R2 जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट है रेस क्लास के, ये थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर ये R1 और R2 थ्रेड्स भी नहीं है। फिलहाल R1 और R2 थ्रेड्स नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो स्टार्ट को कॉल नहीं कर सकते। ये छोटा सा हमें डिफरेंस देखने को मिला एज कंपेयर टू थ्रेड क्लास। चलिए मैं इसको प्रूव करके भी दिखा देता हूँ। मैं कंपाइल करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कैन नॉट फाइंड सिंबल वाली एरर्स मुझे मिल गई, राइट। कि स्टार्ट मेथड है क्या मुझे नहीं मालूम, जावा ने हमें ऐसा बोल दिया। क्लियर? तो अब R1 और R2 जो है वो जो पहले हम क्रिएट करते थे ना क्लास के ऑब्जेक्ट्स, बस उसी तरह के नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स है। अब ये कोई थ्रेड नहीं है, लेकिन हमें तो थ्रेड क्रिएट करना है, राइट। तो हम फिलहाल देख रहे हैं दूसरा तरीका रनेबल इंटरफेस की मदद से। इसके अंदर थोड़ा सा यूनिक है, देखिए आपको ऑब्जेक्ट्स तो बनाने ही है R1 और R2, लेकिन आपको अब थ्रेड क्लास के एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, कुछ इस तरह से। किसी भी क्लास के हम ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते थे, बस उसी सिंटेक्स की मदद से आपको थ्रेड क्लास के 2 नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, ठीक है। तो अब ये आपके ऑफिशियली थ्रेड हो गए T1 और T2। अब आपको एक और छोटी सी चीज क्या करनी है, आपने जो रेस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे ना R1 और R2, बस उसको आपको अकॉर्डिंग यहाँ पर पास कर देना है, R1 और R2। तो अब यहाँ पर आप T1 को स्टार्ट करोगे और अब आप यहाँ पर T2 को स्टार्ट करोगे, ना कि R1 को। क्लियर? तो ये छोटा सा डिफरेंस आया रनेबल इंटरफेस को जब भी आप यूज करोगे तब। क्लियर? तो आपको ये एक्स्ट्रा चीज करनी होगी। तो इससे बेहतर है कि हम ऑलवेज एंड ऑलवेज थ्रेड क्लास का यूज कीजिए, ठीक है। दोनों का काम सेम टू सेम है, थ्रेड आपको क्रिएट करके देगी, लेकिन थ्रेड को रन कराने का तरीका दोनों के अंदर अलग है। रनेबल इंटरफेस को जब भी आप इंप्लीमेंट्स करोगे तब आपको इस तरह से मैन्युअली थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे और रेस क्लास के भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होंगे। तो रेस क्लास के जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको थ्रेड क्लास के यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर एज अ पैरामीटर पास करने होंगे,
ठीक है। एंड देन आफ्टर T1 और T2 को आपको क्या कराना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा। क्लियर। चलिए देख लेते हैं हम। सेव किया मैंने यहाँ पर, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आ गया थ्रेड इज रनिंग 2 टाइम्स। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा दोनों मेथड्स, थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए और रन करने के लिए, ठीक है। दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। पहली मेथड्स थी यूजिंग थ्रेड क्लास, तो आपको यहाँ पर एक्सटेंड्स करना होगा। दूसरी देखी रनेबल इंटरफेस, तो आपको उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट्स करना होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग थ्रेड क्लास या फिर यूजिंग रनेबल इंटरफेस, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस हमने देख लिया, बट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इफेक्टिव है वो है थ्रेड क्लास वाला तरीका। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर हम स्लीप और ज्वाइन मेथड्स देखेंगे, ठीक है। ऐसी कई सारी मेथड्स आप और भी क्रिएट कर सकते हो या फिर उसको यूज कर सकते हो, लेकिन मेजोरिटी हमें सिर्फ देखनी है स्लीप और ज्वाइन मेथड्स। तो ये सभी मेथड्स जो है ना वो थ्रेड क्लास में से ही आ रही है। रनेबल इंटरफेस के अंदर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट रन मेथड। रनेबल इंटरफेस को जब भी आप इंप्लीमेंट करोगे तब सिर्फ और सिर्फ आप रन मेथड को ही यूज कर सकोगे, ठीक है। लेकिन हमें इन फ्यूचर थ्रेड से रिलेटेड कई सारी मेथड्स जब भी देखनी होगी तब हमें ये वाला तरीका भूलना होगा, तब हमें इंप्लीमेंट करना होगा हमारा ओरिजिनल थ्रेड क्लास वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए मैं अभी फिलहाल इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता हूँ अगेन हमारे ओल्ड वर्जन के अंदर, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कि रनेबल इंटरफेस की मदद से किस तरह के थ्रेड के साथ काम किया जाता है। डन। चलिए तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अगेन कन्वर्ट कर देता हूँ हमारे ओल्ड फैशन के अंदर एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास। तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड जब भी आप करोगे तब आपको नए एक्सप्लिसिट थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि R1 और R2 ही आपके डायरेक्टली थ्रेड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर R1 से स्टार्ट करना है और R2 से स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से। क्लियर। चलिए अगेन वेरीफाई कर लेते हैं, कंपाइल एंड देन रन। अब आप देख सकते हो थ्रेड इज रनिंग 2 टाइम्स आ चुका है। ओके। चलिए अब एक और चीज करते हैं। सर हमने R1 और R2 क्रिएट किए तो इसका नाम क्या होगा? ऑब्वियसली हमने सबसे पहले वो लाइन देखी थी ना, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, तो वो तो हमें सिर्फ इस वाली फाइल का यानी कि करंट फाइल का जो मेन थ्रेड था उसका नाम दे रहा था, और उसका नाम क्या आया था? मेन आया था, राइट। तो अब R1 और R2 का नेम क्या होगा वो मुझे जानना है, तो किस तरह से? तो सिंपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि थ्रेड नाम का जो बिल्ट-इन क्लास है उसके अंदर से कॉल कीजिए करंट थ्रेड नाम की मेथड को, और उसकी मदद से कॉल कीजिए गेट नेम नाम की मेथड को। देखिए अब होगा क्या, जैसे ही आपने R1 की मदद से स्टार्ट को कॉल किया वो हिट करेगी रन मेथड को, यानी कि ये मेथड चल जाएगी R1 के लिए, ठीक है। तो R1 का जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। उसी तरह से R2 को जब आप कॉल करोगे तब भी रन होगी, तो R2 का भी जो नेम होगा थ्रेड का वो आ जाएगा, राइट। चलिए तो मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर सबसे पहले कंपाइल रन। तो आप देख सकते हो थ्रेड डैश 0 थ्रेड डैश 1, ठीक है, ये दोनों नाम आए। थ्रेड डैश 0 जो है वो किसका नाम है? R1 का नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थ्रेड डैश 0, और उसी तरह R1 का हमें नाम क्या मिला? थ्रेड डैश 1 मिला। क्लियर। तो थ्रेड डैश 0 किसका नाम है? R1 का नाम है। थ्रेड डैश 1 किसका नाम है? R2 का नाम है, ठीक है। तो जावा के अंदर बिल्ट इन जब भी आप कोई नए थ्रेड्स क्रिएट करते हो तो उसका नेमिंग कन्वेंशन कुछ इस तरह से रखा जाता है, थ्रेड डैश 0 थ्रेड डैश 1, यानी कि एरे के अंदर कैसा था, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी ना, बस ठीक उसी तरह से यहां पर भी है। क्लियर। थ्रेड एंड देन आफ्टर डैश 0, कोई नया अगर आप और थ्रेड बनाते हो तो अगेन थ्रेड एंड डैश 1, इस तरह से इंक्रीमेंट होता जाएगा 0 1 2 अप टू n, जितने भी थ्रेड्स क्रिएट करोगे उसके लिए, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर के अंदर आपको आउटपुट मिले, थ्रेड डैश 0 थ्रेड डैश 1। कई दफा क्या होगा कि थ्रेड डैश 1 पहले आएगा और थ्रेड डैश 0 बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने पहले R1 को स्टार्ट किया तो पहले वही स्टार्ट होगा, R2 को स्टार्ट किया तो उसके बाद वो स्टार्ट होगा, नहीं। यहाँ पर दोनों एक ही साथ स्टार्ट हो रहे हैं। आप किसी रेस ट्रैक को एग्जाम्पल के दौरान लीजिए, ठीक है। सपोज कोई रेस है 100 मीटर्स की, तो वहां पर रेस करने के लिए 2 कैंडिडेट मौजूद है, R1 और R2, ठीक है। तो जैसे ही रेफरी अपनी गन फायर करेगा तो दोनों कैंडिडेट एक ही साथ रन करेंगे ना, एक ही साथ भागने के लिए स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनारियो हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग, यानी कि एक ही साथ वो स्टार्ट हो गए। डजंट मैटर आप पहले R2 को स्टार्ट कराइए या फिर R1 को स्टार्ट कराइए, ये हमारा रेस ट्रैक है, और रेस ट्रैक में से R1 R2 जैसे कितने भी सारे कैंडिडेट हो सकते हैं,
वो सभी एक ही साथ भागना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन पहुंचा वो यहाँ पर ऊपर आएगा। ठीक है, सबसे पहले रेस किसने फिनिश की, R1 ने की, तो इसलिए यहाँ पर आया थ्रेड डैश 0। उसके बाद फिनिश लाइन तक कौन पहुंचा, R2, तो इसलिए यहाँ पर आया थ्रेड डैश 1। क्लियर। तो यहाँ पर रैंडम ऑर्डर के अंदर कोई भी चीज आ सकती है, या तो पहले R1 आ सकता है या तो पहले R2 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, R1 डॉट स्टार्ट यानी कि पहले R1 स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने R2 डॉट स्टार्ट लिखा यानी कि उसके बाद R2 आपने स्टार्ट किया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी ऑर्डर के अंदर आप स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ पर जावा आपको एज अ पैकेज के दौरान देखेगा, एज अ पैकेज की नजर से देखेगा। ठीक है, कि R1 R2 दोनों एक ही लेवल पर एक ही स्टार्ट लाइन से भागना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिनिश सबसे पहले कौन हो रहा है, फिनिश लाइन तक कौन पहुंच रहा है, वो आपको यहाँ पर पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम प्रोग्राम को रन करते हैं। माइट भी थ्रेड डैश 1 पहले आ सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है। देखिए फिर भी यहाँ पर पहले थ्रेड डैश 0 भी आ रहा है। चलिए, तो ये साबित करने के लिए कि R1 और R2 एक ही साथ भाग रहे हैं और फिनिश लाइन तक कोई भी पहुंच सकता है, तो ऐसा बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर फॉर लूप घुमा देता हूँ। ठीक है, फॉर सपोज इंटीजर i इज इक्वल टू 1, i लेसर इक्वल टू 5। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक मैंने लूप घुमा दी और 5 बार मैं लाइन जो है वो प्रिंट कराने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो 5 बार हमारी ये लाइन चलेगी, राइट। चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर करता हूँ कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले 2 बार हमारा थ्रेड 0 चला यानी कि R1, उसके बाद 3 बार हमारा R2 चला, उसके बाद 3 बार थ्रेड 0 और उसके बाद लास्ट में 2 बार थ्रेड 1। तो रैंडमली यहाँ पर कोई भी थ्रेड पहुंच रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो लूप घूमी वो किसके लिए घूमी, ओनली R1 के लिए नहीं घूमी है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही एक साथ स्टार्ट हुए थे भागने के लिए। ठीक है, तो फिनिश किस तरह से हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हो, रैंडम ऑर्डर के अंदर होते हैं। क्लियर। तो रैंडम ऑर्डर के अंदर यहाँ पर कोई भी थ्रेड रन हो सकता है। ठीक है, बट एट अ टाइम को एक ही थ्रेड रन होगा। सबसे पहले थ्रेड डैश 0 पहुंचा, उसके बाद फिर से उसने चक्कर लगाए, ठीक है, ट्रैक के, उसके बाद अगेन थ्रेड डैश 0 ही फिनिश लाइन तक पहुंचा। उसके बाद तीसरा राउंड हुआ, तो तीसरे राउंड के दौरान भी थ्रेड डैश 1 पहुंचा, चौथे राउंड के दौरान थ्रेड डैश 1 पहुंचा। इस तरह से रैंडमली एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, रैंडमली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर। तो ये बात आपको खास ध्यान में रखनी होगी। यही चीज को बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग यानी कि जितने भी थ्रेड्स हैं, ठीक है, एक साथ साइमल्टेनियसली रन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले पूरा का पूरा R1 5 बार घूम जाएगा उसके बाद ही R2 स्टार्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो थ्रेड डैश 0 सबसे पहले 5 बार आता ना, राइट, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो रैंडम ऑर्डर के अंदर है। क्लियर। चलिए एक बार और यहाँ पर मैं कंपाइल करूंगा, एक बार और मैं इसको रन करूंगा, तो आप देख सकते हो इस बार 5 बार आ गया, सबसे पहले 0 देन आफ्टर 1। ठीक है, तो रैंडम ऑर्डर के अंदर हर बार आएगा। चलिए अगेन मैंने रन किया, तो अभी आप देख सकते हो अगेन 5। ठीक है, तो हर बार अलग अलग ऑर्डर के अंदर आ सकता है, कई बार सेम भी आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर से कंपाइल, फिर से रन, तो आप देख सकते हो फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले थ्रेड डैश 0 एंड देन आफ्टर थ्रेड डैश 1। तो आपकी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा थ्रेड कब रन होगा, कौन सा थ्रेड सबसे फास्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस सभी चीज को बोला जाएगा मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक कंसेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग किस तरह से अचीव किया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने चाहो उतने थ्रेड्स बना दो। ठीक है, और ऊपर रन मेथड के अंदर आप एक लूप घुमा दो, तो आपको क्लियर कट एग्जांपल मिल जाएगा कि कौन सा थ्रेड कब रन हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इज रन। ठीक है, चलिए मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब देख सकते हो सबसे पहले थ्रेड डैश 1 हुए, देखिए, उसके बाद थ्रेड डैश 0 हुए। ठीक है, चलिए अगेन कंपाइल देन आफ्टर रन, तो इस बार देखिए सबसे पहले थ्रेड डैश 1 4 बार हुए, उस बार 0 देन आफ्टर अगेन 1 एंड देन आफ्टर 4 बार 0। ठीक है, तो कोई भी रैंडमनेस ऑर्डर के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बस इसी को बोला जाएगा मल्टी थ्रेडिंग। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से हमारे कस्टम थ्रेड्स क्रिएट किया जाता है यूजिंग थ्रेड क्लास। ठीक है, और किस तरह से मल्टी थ्रेडिंग अचीव की जाती है। क्लियर। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हमारा सिंपलेस्ट मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल है। ठीक है, इन शॉर्ट हमने एक एग्जांपल के थ्रू समझा कि हमने 2 कैंडिडेट्स क्रिएट किए, R1 और R2, रेस को करने के लिए। ठीक है, रेस परफॉर्म करने के लिए। देन आफ्टर हमने दोनों को एक ही साथ बोला कि भाई तुम स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, पहले R1 किया फिर R2 किया, ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, डजंट मैटर, प्रोग्राम हमारा ऊपर से नीचे ही रन होता है लाइन बाय लाइन, लेकिन जब भी हम थ्रेड के साथ काम कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तब ये लाइन बाय लाइन नहीं देखता, तब ये सिर्फ स्टार्ट मेथड को देखता है। कि आपने R1 और R2 दोनों के बाद स्टार्ट मेथड को कॉल किया है, यस, तो फिर जब भी आप R1 और R2 की मदद से स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे तो वो एक ही साथ ट्रिगर करेंगे रन मेथड को। ध्यान दीजिएगा, एक ही साथ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन पहुंचा ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये सिस्टम डिसाइड करेगा, ठीक है। सपोज आप 5 स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हो अपने 5 फ्रेंड्स सर्कल के अंदर, ठीक है, तो सपोज सभी के पास अलग अलग पीसी है, सभी के पास अलग अलग लैपटॉप्स है, ये सेम प्रोग्राम आप उसके अंदर परफॉर्म कीजिए, ठीक है, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि सभी के पास सेम ही तरह का आउटपुट आएगा। सभी पीसीस के अंदर, सभी लैपटॉप्स के अंदर अलग अलग टाइप का आउटपुट आ सकता है बेस्ड ऑन सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम डिसाइड करेगा कि सबसे पहले कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर? ओके, चलिए। अब कई लोगों के माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर क्यों हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं जबकि स्टार्ट मेथड बिहाइंड द सीन रनिंग मेथड को कॉल करने वाली है, राइट? तो क्या होगा अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर रन मेथड को कॉल कर दूं? मुझे स्टार्ट मेथड की कॉल करने की जरूरत ही क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप डायरेक्टली रन मेथड को कॉल करते हो ना, ठीक है, तो वो करंट स्टैक के अंदर ही, यानी कि मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक बना होता है ना, उसी के अंदर नया ब्लॉक क्रिएट नहीं करता, बट कि उसी पुराने वाले के अंदर ही R2 को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि R1 के लिए जो ब्लॉक बना हुआ होगा, ठीक है, जो सिस्टम के अंदर, उसी के अंदर R2 को स्टार्ट कर देगा, कोई सेपरेट ब्लॉक क्रिएट नहीं करेगा। कब? जब आप डायरेक्टली रन को कॉल करोगे तब। देखिए यहाँ पर आप कॉल स्टैक की फिगर भी देख सकते हो। देखिए सबसे पहला हमारा मेन जो थ्रेड था वो तो है ही, जैसे आपने रन को कॉल किया वो उसी ब्लॉक के अंदर, इसी करंट ब्लॉक के अंदर कॉल हो जाएगा, कोई नया सेपरेट ब्लॉक क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये खास बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जैसे मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर मैं करता हूँ रन, ठीक है, तो आप देख सकते हो मेन इज रनिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कोई R1 और R2 ये तो क्रिएट हुआ, बट वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फिलहाल जो हमारा जो मेन थ्रेड था ना, उसी के अंदर, उसके ऊपर आपने रन को बना दिया उसी ब्लॉक के अंदर। तो मेन जो थ्रेड था पहले वाला, वो कौन सा था? वो तो मेन ही था, तो सिर्फ वही रन होगा, ठीक है। ये R1 और R2 स्टार्ट ही नहीं हुए, स्टार्ट हुए नो डाउट, बट उसी स्टैक के अंदर, उसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अब आपको आउटपुट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। मेन थ्रेड जो हमारा पहला वाला T1 जो थ्रेड था ना, वही वाला, ठीक है। अब आपको थ्रेड 1 और थ्रेड 0 एग्जीक्यूट होकर देखने को ही नहीं मिलेगा। तो खास ध्यान में रखिएगा, रन मेथड यानी कि जो करंट वाला जो मेन थ्रेड था ना, सबसे पहला पुराना वाला, उसी ब्लॉक के अंदर R1 और R2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसलिए हमें किसको कॉल करना चाहिए? स्टार्ट मेथड को। स्टार्ट यानी कि मेमोरी के अंदर एक नया ब्लॉक क्रिएट करेगा सेपरेट, R1 के लिए भी डिफरेंट, R2 के लिए भी डिफरेंट। क्लियर? तो चलिए, अब मैंने इसको सेव किया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो हमें परफेक्ट आउटपुट देखने को मिल रहा है रैंडमली, थ्रेड 0 के लिए भी डिफरेंट, थ्रेड 1 के लिए भी डिफरेंट। क्लियर? तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लियो और इसको स्टार्ट और रन दोनों मेथड का डिफरेंस भी आप अपने तरह से नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सिंपलेस्ट मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने खुद के थ्रेड्स के नेम रख सकते हैं, ठीक है, अपने कस्टम नेम्स। हमें थ्रेड 0 और थ्रेड 1 नहीं चाहिए, अपने कस्टम नेम किस तरह से रख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम डिटेल में बात करेंगे स्लीप और ज्वाइन मेथड्स के बारे में। क्लियर? लेकिन तब तक आपको थ्रेड का कंसेप्ट कंप्लीट क्लियर कर लेना और कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके।